Good afternoon to all of you and welcome to India's largest learning platform UPSC CSC हिंदी। अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको पढ़ने से मिलता है डेली लाइव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल कोर्स मिलता है, सिस्टमैटिक तरीके से आपके कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है, लाइव टेस्ट होता है और क्विज़ होता है, अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त होता है, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चरल शेड्यूल मिलता है। ये सारी की सारी सुविधा आपको एक साल के लिए पीके 10 कोड का यूज करेंगे, पीके 10 कोड का यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट के साथ आपका कितना हो जाएगा, 44,550 रुपए में मिल जाएगा। वहीं पे हम लोग देखते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होते हैं, तो आपको प्रोवाइड होते हैं पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर को प्रोवाइड कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिल होता है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक लिया जाता है। ये सारी की सारी सुविधा एक साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए है। एक साल के लिए अगर आप इसमें पीके 10 कोड का यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इसी के साथ इसके कोर्स का दाम कितना हो जाएगा, 62,550 रुपया हो जाएगा। वहीं पर अगर आप लोगों के पास इतिहास वैकल्पिक विषय है, हिस्ट्री को आप लोगों ने, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल सही हूं, आप सभी लोग अच्छे तो हैं, आप लोगों की तैयारी तो अच्छी चल रही है ना, ठीक है। कोई डाउट्स या क्वेश्चन कोई भी हो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे को टैग करके पूछ सकते हैं या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इतिहास अगर आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल मैं यहां पर कराऊंगा और एक साल का भी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो एक साल के सब्सक्रिप्शन में आप लोग का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पीके 10 कोड का यूज करने के बाद आपके ये कोर्स का दाम कितना हो जाएगा, 24,750 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 24,750 रुपया। ये तो था अनअकैडमी के बारे में, जिसके बारे में हम लोग आप लोगों को समझ में आ चुका है कि हाँ इंडिया के सबसे टॉप है। अब हम लोग अपनी अपनी क्लास को देखते हैं, अपने क्लास को पढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहां तक देख लिया था, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था लॉर्ड रिपन के बारे में। यहां तक सभी बच्चों को कंप्लीट हो चुका है ना, किसी का हाँ रिपन कंप्लीट था। तो किसी भी बच्चे के मन में रिपन से लेकर या लिटन से लेकर कोई क्वेश्चन या डाउट्स आई थिंक नहीं होना चाहिए। रिपन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को यहां देखना है लॉर्ड डफरिन के बारे में। किसके बारे में देखना है, लॉर्ड डफरिन। ये तो नाम सभी बच्चों को पता होगा और ये नाम पता होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था, जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये कांग्रेस के, ठीक है, ये कांग्रेस की स्थापना कब किसके शासनकाल में किया गया था, तो ये है आपके लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस का स्थापना किया गया था और कब, 1885 में। तो बस इनके बारे में थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने एक और काम किया था शायद 1857 में, आप लोगों को पता है टेनेसी एक्ट के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। टेनेसी एक्ट के द्वारा ही बाबू वीर कुंवर सिंह जमींदारों के अधिकार को मारा जा रहा था, जमींदारों के अधिकार को छीना जा रहा था और यही टेनेसी एक्ट के विरुद्ध में ही बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे। तो यह टेनेसी एक्ट में क्या किया, किसानों की हितों की रक्षा के लिए, आप लोग साथ में लिखते हुए चलिएगा, किसानों की हितों की रक्षा के लिए। तो किसानों की हितों की रक्षा के लिए इनके द्वारा टेनेसी एक्ट को पारित कराया गया था पंजाब के क्षेत्र में। टेनेसी एक्ट कौन से क्षेत्र में पारित कराया गया था, पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में किया गया था। और इस टेनेसी एक्ट में क्या था, क्योंकि इसको भी आपको समझना पड़ेगा। टेनेसी एक्ट में क्या था, टेनेसी एक्ट में यह था कि जमींदार जमींदार इच्छा अनुसार जमीन नहीं ले सकते थे, जमीन नहीं ले सकते थे। पहले क्या था, जमींदारों को जमीन पे अधिकार दिया गया था और जमीनों की वो लोग खरीद बिक्री कर लिया करते थे। यहाँ टेनेसी एक्ट के द्वारा किया गया कि देखो जमीन का आपके पास अधिकार नहीं है। ये पंजाब, ये देखिए जमींदारी सिस्टम वाला नहीं, पंजाब के क्षेत्र में कौन सा सिस्टम लागू हुआ था, तो सभी बच्चों को पता है रैयत वाली व्यवस्था लागू किया गया था। तो रैयत वाली व्यवस्था में जो जमीन ले रहे थे जमींदार, अपना अधिकार कर रहे थे, उनके अधिकारों को माना किया गया था, रोका गया था। और कौन से एक्ट के द्वारा रोका गया था, तो एक्ट कौन सा है, टेनेसी एक्ट है, ठीक है। दूसरा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा एक और काम किया गया था, एक और महत्वपूर्ण कार्य में था स्त्रियों की रक्षा के लिए। इनके द्वारा एक फंड का स्थापना किया गया था और उस फंड का क्या नाम था, लेडी डफरिन फंड, ठीक है। लेडी डफरिन फंड की स्थापना इनके द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1885 ईस्वी में किया गया था। गुड आफ्टरनून। और अगर आप हम लोगों से पूछा जाए कि लेडी डफरिन फंड की स्थापना 1885 में क्यों किया गया था, इसके पीछे क्या रीजन था, स्त्रियों की रक्षा के लिए। तो स्त्रियों की रक्षा के लिए, तो स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। यही हम लोग देखते हैं 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जा रहा है और इन्हीं के द्वारा इसी के समय में 1887 में अगर हम लोग देखते हैं, 1887 में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखेंगे, हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में कि आखिर किस क्यों इसका स्थापना किया गया था, उसके पीछे क्या कारण था, उन सभी कारणों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसके समय में, डफरिन, और आप लोगों को पता है इसीलिए मैंने यहाँ मैं बता के निकल गया। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबादियों के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। ये सभी के सभी कार्य किसके समय में किया गया था, तो लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। बस लॉर्ड डफरिन को लेके आपके माइंड पर इतने पॉइंट्स होने चाहिए और जैसे जैसे हम लोग इतिहास को आगे बढ़ते जाएंगे और ये कालखंड अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग के माइंड पर, आप लोग के मस्तिष्क पर सारी की सारी कहानी आ जाएगा। तो एक बार हम लोग को कंप्लीट होने दीजिए। पहले मैंने इसको इसीलिए बताया है ताकि आप लोग को पता रहे कि कब कब कौन कौन सा आया हुआ था, ये आपके माइंड पे रहे। इसी कारण मैं पहले इन लोगों के बारे में बता दिया। जी हाँ, इंडियन वुमेन के लिए था, ठीक है। या लेडी डफरिन जो फंड था वो भारतीय महिलाओं की रक्षा के लिए किया गया था। अब यहाँ पर थोड़े बहुत ना अंग्रेज भारतीयों के सपोर्ट, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जो जनता है, ठीक है, जो जनता है, अगर ये जनता इनसे क्या है काफी ज्यादा त्रस्त हो गई है तो विद्रोह फिर से कर देगी, तो थोड़े बहुत जनता के लिए भी दिखावापन किया जाए, ठीक है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्थापना किया गया था, या कांग्रेस की स्थापना ये नहीं कि अंग्रेजों की बिना अनुमति से हो गया था, अंग्रेज इसके द्वारा बहुत ज्यादा खुश थे और अंग्रेजों की अनुमति से ही किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। लेकिन उसका स्थापना करने के पीछे यह रीजन था कि भारतीय जनता और अंग्रेजों के बीच में एक पुल के रूप में, एक सेतु के रूप में काम करेगी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेतु के रूप में काम करेगी। सेतु के रूप में काम करने का मतलब क्या हुआ कि जनता को यह बार बार बताने का प्रयत्न करेगी कि भारत में जो अंग्रेज हैं वो आपके हित के लिए हैं, वह गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, यह बताने का प्रयत्न करेगी कौन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन आगे चलकर गलत हो गया उनके लिए, वो अलग बात है। 1 लाख खर्च नहीं, ये वोमेन पे क्या खर्च करेंगे। जी हाँ, चलिए
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर लेंस डाउन का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं लेंस डाउन के बारे में देखा जाए। लेंस डाउन के बारे में अगर देखा जाए, देखिए मैं मेन फैक्ट्स पॉइंट्स पूरे के पूरे लिखा हुआ हूं, आज आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप लोग नोट्स जरूर अपनी कॉपी में बनाइएगा। ये पीडीएफ अलग है, लेकिन आपके कॉपी में लिखा हुआ नोट्स रहेगा तो उसको रिवीजन करने में आसानी रहेगा, तो नोट्स प्लीज आप लोग बना लेना। देखिए इसके द्वारा ही देखा जाए ना तो 1891 में, अब आप लोग समझते हुए चलिएगा, इनके द्वारा ही 1891 में क्या किया गया, सेकंड फैक्ट्री लॉ का स्थापना किया गया। कौन सा? सेकंड फैक्ट्री एक्ट की स्थापना किया गया था। यह दूसरा फैक्ट्री अधिनियम था कब? 1891 ईस्वी में। और इस फैक्ट्री अधिनियम में क्या बोला गया कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को प्रतिदिन 11 आवर से ज्यादा काम नहीं करना होगा। यह प्रावधान इस एक्ट में दिया गया था। फिर से समझ लीजिए, 1891 ईस्वी में सेकंड फैक्ट्री अधिनियम को पारित किया गया, और इस फैक्ट्री अधिनियम में यह कहा गया कि जो स्त्रियां हैं, पहले स्त्रियों से भी 12-12 घंटे का, 15-15 घंटे का वर्क कराया जाता था, तो स्त्रियों के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कार्य में कमी कराया गया, और कितना 11 आवर प्रति दिन, यानी कि 1 घंटे में 11 घंटे से वो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। दूसरा अगर देखा जाए इसी समय में, तो इंपीरियल प्रांतीय और अधीनस्थ में सिविल सेवा का डिवीजन कर दिया गया। लेंस डाउन के समय में ही इसका क्या किया गया, डिवीजन किया गया। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, सर ये क्लास मेंस के लिए है या प्री के लिए, क्योंकि मैं इसे मेंस नोटबुक में नोट कर, नहीं रोजी गलती आप कर रही हो, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, प्रीलिम के लिए है, प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। ये क्लास मेंस के लिए नहीं है, मेंस की क्लास तो हम लोग यूट्यूब पे चल रही है ना 2 बजे 2 PM में, तो मेंस की क्लास हम लोग वहां पे कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग की क्लासेस जो चल रहा है वो प्रीलिम्स लेवल का चल रहा है। आप देख रहे हैं मैं फैक्ट्स ज्यादा शामिल कर रहा हूं, और वहां वाले क्लास में देखते नहीं है, किसी भी फैक्ट्स को आता है क्या, कारण पूछा जाता है, विशेषता पूछा जाता है, योगदान पूछा जाता है, सीमाएं पूछी जाती है, तो उसके बारे में हम लोग वहां चर्चा करते हैं। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892 में भारत में इंडियन काउंसिल एक्ट को पारित किया गया, और भारत में इसी के द्वारा प्रथम बार निर्वाचन सिद्धांत, भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो यही से 1892 में भारत में इंडियन काउंसिल एक्ट अधिनियम को पारित कराया जाता है, 92 में ही, और इसी के द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत की भी क्या है, शुरुआत हो जाती है। यही हम लोग देखते हैं। तो मार्टिमर, इनका पूरा नाम क्या है, मार्टिमर। तो मार्टिमर डुरंग की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल को अफगानिस्तान में भेजा जाता है। किसके? तो मार्टिमर डुरंड की अध्यक्षता में एक जो होता है आयोग को कहां भेजा गया, तो अफगानिस्तान में भेजा गया। और अफगानिस्तान में भेजे जाने के बाद 1893 में, कब? तो 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में, देखिए अभी जो हम लोग स्वरूप देख रहे हैं ना भारत का, इस प्रकार से, अब ये बहुत बेकार बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ वाला जो अफगानिस्तान है, तो यहाँ से ऐसे सीधी लाइन को खींचा गया था डुरंड रेखा को, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये आगे चलकर जब ये पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह डुरंड रेखा हो गया, जिसको खींचा कब गया था, 1893 ईस्वी में खींचा गया था। और यहाँ वाला लाइन जो भारत के साथ यहाँ टच हुआ है, यह भारत के साथ अफगानिस्तान का सीमा रेखा हो गया। तो कभी भी पूछा जाए कि कब किया गया था, तो 1893 में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो मार्टिमर डुरंड के आयोग की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना, टाइम में किया गया था। यहाँ पर लेंस डाउन के बारे में यह है, कौन कौन सा काम किया गया, तो 1891 में कारखाना फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया, इंपीरियल प्रांतीय और जो में सिविल सेवा डिवीजन किया गया, 92 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, और फिर 93 में डुरंड रेखा खींचा गया, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का काम किया। ये टोटल पॉइंट्स किसके समय का है, लेंस डाउन का है। फिर आगे हम लोग किसके बारे में देखते हैं, एल्गिन द्वितीय के बारे में देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं, एल्गिन द्वितीय के बारे में देखते हैं। देखिए यह वही एल्गिन द्वितीय है जिसने घोषणा किया हुआ था, कौन सा, जिसने घोषणा किया था, ये कई बार हमारे पेपर में आ चुका है, तो आप लोग याद रखना कि इसने घोषणा किया हुआ था, हमने भारत को, समझिएगा इसने क्या घोषणा किया, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे, ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था, तो एल्गिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। चापेकर बंधुओं के द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या की गई थी। इसी के समय में आगे अगर देखा जाए तो यही समय है जब स्वामी विवेकानंद बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। इसी के समय में स्वामी विवेकानंद ने, बस इसके बारे में ये घोषणा सबसे मेन है, इसकी घोषणा आप लोग अपने माइंड पर याद रखिएगा, एल्गिन का। और एल्गिन का समय अगर देखा जाए, एल्गिन द्वितीय का समय अगर देखा जाए, तो 1894 से लेकर 1899 के समय तक इसका समय रहता है, 94 से लेकर 99 तक इसका समय रहा। तो ये एल्गिन द्वितीय का हो गया। फिर हम लोग भारत के सबसे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं अलोकप्रिय वायसराय के बारे में पढ़ते हैं, और अलोकप्रिय, भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय कौन सा रहा, लॉर्ड कर्जन रहा। सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन रहा था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सबसे अलोकप्रिय। और सबसे अलोकप्रिय होने के पीछे रीजन क्या था, इसका बंगाल का विभाजन था। इसका कौन सा रीजन था, बंगाल का विभाजन था। ये आपका कौन सा, सॉरी, ये आपका कौन सा है, लॉर्ड कर्जन का है। यहाँ पे अगर हम लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में और पॉइंट्स देखें, इसने कौन कौन से कार्य किया था, ऐसी बात नहीं है कि इसने सिर्फ एक जो होता है सिर्फ बंगाल का विभाजन कराया, और बंगाल के विभाजन कराकर फूट डालो और राज करो की नीति का सूत्रपात कर दिया। क्योंकि जो बंगाल का विभाजन किया गया था, वह बंगाल का विभाजन ना कि राजनीतिक विभाजन था, एक प्रकार से धार्मिक विभाजन भी था। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने यह देखा कि भारत में सबसे ज्यादा जो विद्रोह होने की प्रवृत्ति है, यह विद्रोह आपके पश्चिम बंगाल के साइड से हो रहे हैं, सबसे ज्यादा विद्रोह बंगाल के साइड से हो रहे हैं। और बंगाल में 2 प्रकार के समुदायों की संख्या सर्वाधिक है, एक हिंदू की संख्या है और एक मुस्लिमों की संख्या है। तो इसने क्या सोचा कि दोनों को अगर आपस में हम लड़वा देते हैं, तो उससे क्या होगा, विद्रोह करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में इसके द्वारा विभाजित कर दिया गया, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा एक जो था पूर्वी बंगाल। जहां पर हम पूर्वी बंगाल को देखेंगे तो वहां पर मुस्लिमों की संख्या को ज्यादा रखा गया, जबकि पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो वहां पर हिंदुओं की संख्या को ज्यादा रख दिया गया। तो इस प्रकार से इसका शोषण भी तो चला था। हाँ जी बिल्कुल, बंगाल, हाँ, डिवाइडेड रूल की शासन थी, बांटो और राज करो करने की नीति। तो इसके द्वारा इस प्रकार से एक राजनीतिक विभाजन कहा जाता है, लेकिन वो राजनीतिक नहीं, राजनीतिक कम धार्मिक ज्यादा था।
और उसी समय तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जा रहा है। पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1901 ईस्वी में देखा जाए तो इसी के द्वारा यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कौन सा आयोग का गठन किया गया था? सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। हम लोगों से अगर भाई कभी भी पूछा जाए कि सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो सिंचाई आयोग का किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सर कालीन एस्टाप मानक्रिक। अब शायद आप लोगों को मानक्रिक रेखा के समझ में आ रहा होगा, इनका पूरा नाम था ये सर कालीन एस्टाप मानक्रिक, ये इनका नमस्कार जी, ये इनका पूरा का पूरा नाम था। इसी समय अगर हम देखते हैं, अच्छा एक और पॉइंट है, 1900 में क्या हुआ था? अकाल आयुक्त बनाया गया था। जो बंगाल में सबसे ज्यादा अकाल पड़ रहा था तो उसके लिए अकाल आयुक्त बनाया गया था। और अकाल आयुक्त किसको बनाया गया था, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अकाल आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे एंटोनी मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? एंटोनी मैकडोनाल्ड। ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दोनों पॉइंट्स आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए मेरे द्वारा क्या बताया जा रहा है। 1900 में अकाल आयुक्त बनाया गया, अकाल होने के रीजन जानने के लिए, पता करने के लिए एक यहाँ पर आयुक्त का गठन किया गया। और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था सर एंटोनी मैकडोनाल्ड को, उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग भी बनाया जाता है लॉर्ड कर्जन के समय ही, और सिंचाई आयोग में अध्यक्ष पद किसको दिया गया? सर कालीन एस्टाप मानक्रिक को। मानक्रिक रेखा से आप लोग को याद रहेगा इनका पूरा नाम, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 1902 ईस्वी हम लोग देखते हैं। 1902 ईस्वी में देखा जाए इसी के द्वारा पुलिस आयोग का गठन किया गया। इसका आप देख रहे हैं ना, काम तो इसने कराया हुआ है ना। पुलिस आयोग का गठन किया गया और पुलिस आयोग के गठन में इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया था एंड्रू फ्रेजर को। किसको बनाया गया? एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। और इसी के अंतर्गत 1903 ईस्वी में ये जो सीरियल चलता है ना, सीआईडी, एक सीरियल चलता है ना, तो इसका गठन हुआ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का। किसका गठन हो जाता है? 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में गठन होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का। यहां पर क्या कर दिया गया? स्थापना किया गया। तो पूछा जाए कभी भी कि सीआईडी की स्थापना किसके समय में किया गया था, तो सीआईडी की स्थापना किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। ठीक है, इसने एक और काम करवाया 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में सहकारी उदार किसी ने किया भी था नजर अतः पुलिस वाले पॉइंट में कंफ्यूजन है। कर्नवालिस ने भी तो स्थापना नहीं, यहाँ देखिए भावना, जो आपने ये पॉइंट्स बोला है, कर्नवालिस ने तो 40 किलोमीटर की दूरी पर इसने क्या किया? पुलिस स्टेशन की स्थापना किया, पुलिस थाने की निर्माण करवाया था। और थाने का इंचार्ज किसको बनाया था? तो दरोगा को बनाया था। तो वो तो सिस्टम चलते हुआ आ रहा था। यही रीजन है ना कि पुलिस व्यवस्था का भी पिता उसको कहा दिया जाता है, रिफॉर्म किया था उसने, पुलिस प्रशासन में रिफॉर्म किया था। और इसने क्या किया? एक पुलिस कमीशन बनाया था जांच करने के लिए इनके कार्यों को, और उसके अध्यक्ष एंड्रू फ्रेजर को किया। और फिर जांच में जब यह पता लगा कि कमियां हो रही है, पूरा का पूरा मामला इनके द्वारा नहीं निपटा जा रहा है, तब टीम में इसी पुलिस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर सीआईडी का गठन किया गया। ये है यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है, इसके बारे में हो गया। ये है कि पुलिस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सीआईडी का गठन किया गया था। बहुत से कानूनी सुधार हुए, ठीक है सर, कानूनी सुधार ठीक थे या नहीं? अगर नहीं तो आज तक ये डिपार्टमेंट क्यों? देखिए, उन्होंने अपने अधिकार को, समझिएगा इस चीज को, आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं और क्वेश्चन का जितना होगा आंसर देने का ट्राई करूंगा, पहले समझिए। उन्होंने अपने अधिकार को लोगों में स्वीकार्यता दिलाने के लिए काम किया था। मतलब वह यह चाहते थे कि हम भारत का शोषण भी कर ले और कोई विद्रोह भी ना कर पाए। तो विद्रोहों को अंकुश लगाने के लिए ही तो किया गया था ना। इन लोगों के द्वारा कार्य तो सही तरीके से हुआ था। अब जैसे सीआईडी है तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन काम तो सही कर रही है ना, तो जब सही कर रही है इन्वेस्टिगेशन, अगर ये सही तरीके से कर रही है तो फिर दूसरे को लाने की आवश्यकता क्यों है? इसी को चलने देना चाहिए। तो ये सब डिपार्टमेंट सही था, ठीक है। और ऐसा नहीं है जो राजाओं के द्वारा जासूसों का नियंत्रण किया जाता था ना, उसी के तहत इन सभी का। अब आप खुद देखो ना, चाणक्य का चाहे किसी को भी, अब अगर चाणक्य को आप ले लो, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। अब अगर आप लोग चाणक्य को लेते हैं तो चाणक्य क्या करता था? उसके एरिया में, उसके राज में जितनी भी लड़कियों का जन्म होता था उसकी कुंडली निकालता था। ब्राह्मण तो था ही, तो कुंडली निकालता। अगर उस लड़की के भाग्य में विधवा होना लिखा है, मतलब उसके पति का स्वर्गवास यानी कि देहांत लिखा है, और कुंडली में जन्म के समय ही पता लग जाता उसको ये लड़की विधवा होती, तो उस लड़की का पालन पोषण का और गुरु ज्ञान का जिम्मेदारी वही ले लेता था, चाणक्य ही ले लेता था। और चाणक्य क्या करता? गुरुकुल में भेजता उस लड़की को पढ़ाने के लिए, और बचपन से ही देना शुरू करता, ठीक है ना, जहर पिलाना शुरू करता। जहर एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो बचपन से ही उसको जब आदी हुआ ना, तो शरीर ने उस प्रोटीन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लेता। ये बात जानिएगा, अगर हल्का हल्का जहर को पिलाया जा रहा है तो वो क्या हो जाता है? उसका शरीर जहर नुमा हो जाता है। इंसान सबसे ज्यादा जहरीला होता है, ठीक है। अब क्या होता है? वो 20 कन्या कहलाती थी। वैसे ही सबसे ज्यादा उपयोग 20 कन्याओं का उपयोग अगर किसी ने इतिहास में किया है तो वह है चाणक्य, और शुरुआत उसने किया था 20 कन्या का। तो वहां जब जहर पिला रहा है तो उस 20 वो क्या बन गई? 20 कन्या हो गई। अच्छा 20 कन्या हो गई, गुरु शिक्षा समाप्त हुआ, वो अपने घर गई, शादी हुआ, उसके पति का देहांत हुआ। अगर पति का जैसे देहांत हुआ, उसको पता लगा राज्य सेवा में ले लेता हूं। और राज्य सेवा में क्या होता? राज्य सेवा में ये होता कि अब स्त्री है, ठीक है ना, अब शत्रु राजा के पास भेज दिया गया। शत्रु राजा को थोड़े पता है कुछ कि ये 20 कन्या है, नहीं पता है। और उस 20 कन्या में इतना ज्यादा विष होता कि अगर वो दांत से भी काट दे तो दूसरे राजा की मृत्यु हो जाती। तो इससे अच्छा अस्त्र शस्त्र क्या हो सकता है? एक स्त्री को भेजा जा रहा है, और स्त्री देखकर हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो तो मतलब काम तो कोई दूसरा होता ही नहीं। तो इसीलिए स्त्री है तो चलो भाई उसको अपने मतलब कि राज में स्थान दे देते। और राज में स्थान देने का मतलब हुआ कि वो स्त्री जाकर दांत से काटती, राजा का देहांत हुआ, और बिना युद्ध लड़े उस राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का और चाणक्य के द्वारा कब्जा कर लिया जाता, क्योंकि राजा मर गया और उसी अस्तव्यस्तता में उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे युद्ध लड़े हैं 20 कन्याओं का प्रयोग करके, और उसे कहा जाता है 20 कन्या। तो कभी भी आप लोग हाँ, तो यही चीज है यहाँ पर कि पुलिस अगर ये जो अच्छा है तो इसका उपयोग करो। अब हमारा जो नियम है, कानून है, अब तो 20 कन्या वाला तो नहीं है ना, इसीलिए अब 20 कन्या की उत्पत्ति नहीं हो सकता। लेकिन अब 20 कन्याओं का मतलब बदल चुका है। उस टाइम सीआईडी वगैरह सब इतने ज्यादा ऑटोनोमस थे या ब्रिटिश की तरफ। देखिए पहले जो सीआईडी वर्डी थे ना, ये राजा के अंडर में रहा करते थे,
ठीक है, ऑटोनोमस नहीं थे, दूसरों से मिल जाने का भी था। अभी यहाँ पर जो पुलिस रिफॉर्म हो रहा है ये आधुनिक हो रहा है, ये ऑटोनोमस एक प्रकार से ये फ्रीडम होकर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। चलिए, तो ये सारी चीजें हुआ 1904 में। इसी के समय में 1904 में इसी के समय में क्या हो रहा है, 1904 में ही तिब्बत को में, देखिए इन लोगों का नाम कितना अच्छा है। तिब्बत में इसने एक अपना अभियान भेजा और उस अभियान का जो नेतृत्व कराया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था यंग हसबैंड। यह अंग्रेज अधिकारी है जो लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है ना, जो लॉर्ड कर्जन के समय में यंग हस्बैंड को उसने तिब्बत में भेजा हुआ था। ये लोगों का नाम है, ठीक है। आप समझिए अगर हिंदी में हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यंग हस्बैंड लिखा हुआ था तो हिंदी में आप लोग नाम मत लिख देना, ठीक है। इसने सोचा जवान पति को भेजा तिब्बत में अभियान में, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका नाम ही उतना 1905 में इसके द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसी समय देखा जाए तो बिहार में कृषि अनुसंधान संस्थान की क्या कराया, स्थापना कराया और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में किया था। ये टोटल पॉइंट्स किसके समय का है, लॉर्ड कर्जन के समय का है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद किसका नाम आता है, ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के बाद अभी बहुत सारी कहानियां होगी जब हम लोग 1905 से 10 तक पढ़ेंगे तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, क्या नाम है इनका, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में अगर देखा जाए तो एक एक करके मैं इनके बारे में भी सारी कहानियां बता रहा हूं और आप लोग समझिएगा इसको कि अगर हम लोग इनके बारे में भी देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि 1906 ईस्वी में, कब, तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। अशफाक उल्लाह खां आगा खां के नेतृत्व में ये जाकर लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलते हैं कि हम लोग अलग अलग जो है एक लीग की स्थापना करना चाहते हैं और हम लोग आपके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। यह जाकर आगा खां लॉर्ड मिंटो द्वितीय से बोलता है। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय तो इस बात का इंतजार कर ही रहा था, तो उसके लिए अगर ये करें कि हम आपकी तरफ हमेशा वफादार रहेंगे, इसने अपनी स्वीकृति दे दिया। और स्वीकृति का मतलब ये हुआ कि सआदत खां की अध्यक्षता में ढाका में सबसे प्रथम बार मुस्लिम लीग की वहां पर क्या है, स्थापना हो जाती है। और ये कहानी तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। आप लोगों में से कितने बच्चे बता सकते हैं, जी हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोगों में से कितने बच्चे बता सकते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? कौन कौन बच्चा बता सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? मैंने कहानी करके आप लोगों को बताया है, कहानी के द्वारा मैंने समझाने का प्रयत्न किया है, तो जो भी बच्चा अगर मेरी पिछली क्लास किया होगा तो उसको पता होगा मैंने क्या बताया। बिल्कुल गलत हिमांशु, हाँ राखी आपका सही है। मैंने क्या बताया था, देखो हुआ क्या था 1905 में, कहानियां समझ लो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 1905 ईस्वी में ही जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष वो इसलिए बनना चाह रहे थे क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो बंगाल के विभाजन हो जाने के कारण वो एक प्रकार से उग्रवादी नेता थे और स्वराज को पारित कराना चाहते थे, इसलिए वह अध्यक्ष बनने पर जोर दे रहे थे। तो 1904 के दिसंबर में जब वहां पे इसका अधिवेशन समाप्त हुआ तो उसी समय बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रस्ताव को डाल दिया। अब एक तरफ कौन से हैं, यहां समझ लो, एक तरफ तो है नरम दल वाले, ठीक है, और एक तरफ कौन से हैं, गरम दल वाले हैं। दोनों में अंतर एक ही चीज का होता है। अभी भी वर्तमान समय में भी नरम दल वाले हमेशा क्या होते हैं ना, स्माइल करते रहेंगे, हाँ जी हाँ जी। जैसे ये नरम दल वाले हमेशा अंग्रेजों के पास अपने प्रस्ताव को लेकर जाते थे, अंग्रेज इनके प्रस्ताव को फाड़ कर फेंक देते थे और ये बोलते थे कोई बात नहीं है, फिर हम अगली साल आएंगे प्रस्ताव लेके। तो ये बार बार अपने प्रतिवेदन को लेकर अंग्रेजों के पास जाते, स्माइल करते हुए, अंग्रेज फाड़ देते, स्वीकार नहीं करते, लेकिन इनको कोई भी गुस्सा नहीं आता। लेकिन जो ये गरम दल वाले थे, गरम दल वालों को गुस्सा आ जाता था कि भाई साहब आप इतने नरम दिली से उनके पास लेकर जाते हो और उसने तो बंगाल का विभाजन भी कर दिया, तो अब जरूरत है, तो वो बोल रहे हैं कि तलवार के दम पे जीते हैं, तो जरूरत है कि उनकी तलवार को नीचे झुकाया जाए। ये कहना चाहते थे गरम दल वाले। और मेन नेता इसमें कौन से थे, लाल बाल पाल। तीन नेता सबसे प्रमुख थे, लाल बाल पाल और आपका घोष जी थे। ये चार नेताओं का नाम सबसे मेन आता है। अब इसीलिए जब 1905 में, समझिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और आप लोगों को हमेशा के लिए माइंड पे आ जाएगा, ठीक है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हो जाता है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो बेचारे जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने अब ये बात सोच लिया कि अब जो है मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 5 में होने वाला है दिसंबर में, आईएनसी का दिसंबर में जो अधिवेशन होने वाला है इसका मैं अध्यक्ष बनूंगा और स्वराज का, ठीक है ना, मैं जो पारित करूंगा और अब लड़के जो अपनी आजादी लेने का प्रस्ताव दूंगा। ये बात तिलक महोदय तिलक जी ने सोच लिया। तिलक जी ने नरम दल वालों से बोला कि देखो दिसंबर 1905 में मुझे अध्यक्ष बना देना। नरम दल वाले बोला भी तो बहुत टाइम है उसमें, आने दो टाइम, तुमको बना दिया जाएगा, तुम ही अध्यक्ष बनोगे। बेचारे बहुत खुश हो गए कि चलो इस बार हम बनेंगे, अलग अलग प्रकार से क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या रखेंगे, प्रस्ताव पूरा तैयार करिए। वह समय भी आ गया, वो घड़ी भी आ गया मिलन की, दिसंबर में ये दोनों लोग बैठते हैं, ठीक है। जब दोनों लोग यहाँ बैठते हैं तो उसी समय होता है कि भाई अब अध्यक्ष कौन। तो नरम दल वाले बहुत आसानी से नरमी से बोले कि देखो मेरे तरफ से तो गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का प्रस्ताव हम लोग दे रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो इनको हटाकर बैठ जाओ, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो कद था ना, एक तो बुजुर्ग और सबसे बड़े नेताओं में था जिसका सम्मान बाल गंगाधर तिलक जी भी करते थे। तो जब नाम गोपाल कृष्ण गोखले का आ गया तो बाल गंगाधर तिलक जी बोले कि ना 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 उन्हीं को बनने दीजिए। बेचारे तिलक जी क्या हो गए, ना खुश हो गए, मन ही मन गुस्सा तो आया होगा क्योंकि गरम दल वाले हैं। हाँ तो ये गरम दल वाले हैं, जी जी जी, लाल बाल पाल, हाँ तो ये गरम दल वाले हैं। इन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर गुस्से की घूंट पी लिया और बोला कि नहीं इस बार गोपाल कृष्ण गोखले ही बन जाते हैं। नरम दल वाले बोले अगली बार पक्का आप ही बनोगे। बेचारे तिलक जी खुश हुए कि चलो अगली बार दिसंबर में देखा जाएगा, एक साल की तो बात है। फिर वो घड़ी आ जा रही है 1906 में, 6 की घड़ी आ रही है 1906 की। यहाँ पे बनारस अधिवेशन हुआ था, 1906 की आ रही है। और 1906 में आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है दिसंबर में। तो तिलक जी इस बार तैयार होकर आए थे, इस बार तो हम ही बनेंगे, इस बार हम ही बैठेंगे, यह सोच के आए थे क्योंकि अगली बार वाला तो हो गया। तो यह बोले कि आप तो तैयार हुए कि अब अध्यक्ष पद के लिए हम जाएंगे। नरम दल वाले धीरे से बोले कि देखो मेरे तरफ से, हम लोगों की तरफ से दादा भाई नौरोजी जी का प्रस्ताव है। हम लोग चाहते हैं कि दादा भाई नौरोजी इस बार अध्यक्ष बने। अगर आप काट सकते हो तो काट दो और अपना प्रस्ताव दो, हम लोग विचार करेंगे इस पर। अब चूंकि तिलक जी से भी बड़े नेता कौन, दादा भाई नौरोजी,
और दादा भाई नौरोजी को भी तिलक जी सम्मान बहुत करते थे। और सिर्फ यही नहीं, नौरोजी जी भी जो है वह सम्मान करते थे तिलक जी का। दोनों में काफी घनिष्ठता था, बस विचार अलग अलग थे, लेकिन प्रेम बहुत ज्यादा था। तो जब नरम दल वालों ने नौरोजी जी का नाम रखा, तो नौरोजी जी नरम दल की तरफ से थे, तो ये ना नहीं कर सकते थे। और तिलक जी के दोस्त बड़े नेता, गद्दावर, मतलब कि जो होता है ना बड़े नेता का पद, तो इनको लिए ये हाँ नहीं कर सकते थे बेचारे। फिर इस बार तिलक महोदय मन ही मन जो थे गुस्से की घूंट पी के रह गए, कर ही क्या सकते थे। ठीक है, नौरोजी जी चूंकि इनकी बातों को जानते थे, यही रीजन है कि उन्होंने ये जाना कि तिलक क्यों अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। इसके बारे में सोचा उन्होंने और पता ये लगा कि वह स्वराज को पारित कराना चाह रहे हैं। तो स्वराज का मत किसका था? तिलक जी का था। तो नौरोजी जी ने सोचा कि इसीलिए अगर ये हो रहे हैं तो चलो स्वराज को पारित ही कर दिया जाए। और आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्वराज शब्द का, स्वराज को पारित दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया। कब? 1906 में। समझ में आ रहा है ना? जी हाँ। अब फिर नरम दल वालों ने कहा कि देखो भैया, इस बार नहीं बन पाए कोई बात नहीं है, अगली बार पक्का तुम ही हो। अब तो तिलक जी को बेचारे का विश्वास भी उठ चुका था, ये तिलक जी का विश्वास भी उठ गया था, लेकिन इंतजार के सिवा और क्या कर सकते थे ये बेचारे। फिर वो घड़ी आ जा रही है 1907 में। ठीक है, 1907 की घड़ी आ गई और फिर आईएनसी का अधिवेशन होता है। यह अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और यह अधिवेशन कहां हो रहा है? सूरत में अधिवेशन हो रहा है। अब बेचारे डरते डरते पहले की तरह खुश तो नहीं थे ये कि हम ही बनेंगे, पता नहीं नरम दल वाले कौन सा खेल खेल दे, लेकिन बेचारे यार आते हैं कि अध्यक्ष तो हम रहेंगे ना। नरम दल वाले बोले कि हाँ हाँ आप ही रहेंगे, मीटिंग तो होने दीजिए। मीटिंग होने के लिए सब कोई बैठता है। नरम दल वाले बोलते हैं कि देखो भैया, हमारी तरफ से एक प्रस्ताव है रास बिहारी बोस का। ठीक है, रास बिहारी बोस को इस बार हम लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, अगली बार आप बन जाना। ठीक है, चूंकि अब यहां पर पलड़ा क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्यों? रास बिहारी बोस तिलक जी से छोटे नेता थे। ठीक है, मतलब छोटे हाइट में नहीं, पद में और योग्यता में छोटे थे ये। उतना ज्यादा तिलक का जितना नाम फेमस हुआ था, उतना नाम फेमस रास बिहारी बोस का था ही नहीं। अब यहां पर पड़ा जो होता है तिलक जी का, एक तो गरम दल के नेता, और दूसरा क्या थे, उनको 2 सालों से टरकाया जा रहा था, और तीसरे साल भी जो होता है, हाँ बिल्कुल, कुल मिलाकर बनाना ही नहीं चाहते थे, हाँ बोल सकते हैं। तो अब क्या हुआ? तिलक जी का बेचारे का गुस्से का पारा फूट गया। उन्होंने अपना जूता निकाला, जूता फेंक दिया। है ना, उन्होंने जूता फेंका गलती से। ठीक है, उन्होंने मारा नहीं रास बिहारी को, लेकिन वो जूता रास बिहारी के कान के बगल से होकर गुजर गया। बेचारे ये थे तो नरम दल के नेता, लेकिन जब बगल से, कान के बगल से जूता गुजरा, तो ये भी क्या हो गए? गर्म हो गए। और इन्होंने भी अपनी चप्पल उठाकर चलाई। बस जूता, चप्पल, कुर्सियां, ये सारी चीजें चलने लगी, और उसे ही नाम क्या दे दिया गया? सूरत विभाजन। इसका ही नाम हो गया सूरत का विभाजन। अब यहां देखिए मजा आ गया होगा तब तो सर। हाँ जी, मजा आ गया होगा, जरूरत आप लोगों की थी वहां पे। आप देख रहे हो ना, ये टोटल का। अब आप बताओ, आपको इतिहास हार्ड लगता है, आप लोगों को इतिहास याद करना पड़ता है, इसमें कुछ याद करने वाली चीज क्या है? कहानियां हैं। ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? कहानी है। इन दोनों में क्या हो गया? विभाजन हो गया। नरम दल और धर्म के, बुला लेना चाहिए था अब आप लोग कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाओगे कि गोपाल कृष्ण गोखले 1905, दादा भाई नौरोजी 1906, रास बिहारी बोस 1907, और सूरत विभाजन होने का क्या कारण था। ठीक है, काश वो जूता कान के बगल से नहीं निकला होता तो कोई समस्या का समाधान किया जा सकता था, लेकिन वो जूता जब निकल गया तब समस्या ही खत्म हो गई। और यहीं पर मिंटो जो है वो मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि अब कांग्रेस समाप्त होने वाली है। मतलब इसको मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया कि अब ये जो नरम दल वाले थे, नरम दल वाले थे, नरम दल वालों को तो ये कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ये तो हमेशा स्माइल देते थे, इनको गाली भी दे दो कोई बात नहीं है, दोहा। तो ये महात्मा गांधी के तर्ज पे चलने वाले थे। और बेचारे जो गरम दल वाले थे वो हम लोग जैसे थे। ठीक है, वो हम लोग जैसे थे गरम दल वाले। और गरम दल वालों में 3 नेता सबसे महत्वपूर्ण थे। एक कौन सा था? ये तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और तीसरे नेता जो थे उनका नाम क्या था? वीरेंद्र घोष। अब देखो क्या हुआ, ये 3 नेता सबसे महत्वपूर्ण थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी का एक और तर्ज में आगे मैं बढ़ रहा हूं और मैं बता रहा हूं। यहाँ देखिए क्या हुआ। नरम दल वाले कायम नहीं कर सकते, कायम नहीं थे। उनको ये बात पता था कि अंग्रेजों से लड़के हम कुछ कायम नहीं कर सकते, कुछ जीत नहीं पाएंगे। और यही रीजन है ना कि वो हमेशा अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे। वो अंग्रेजों के से प्रतिवेदन के द्वारा लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखो अंग्रेज कितने बुरे हैं और हम कितने अच्छे हैं, हमारा संस्कार कितना अच्छा है। महात्मा गांधी भी तो इसी तरह पे काम किए थे ना। हम लोग अब कहानी में आ रहे हैं ना, तो मजा आएगा देखना। जब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे तो आप लोग कहोगे कि लाइफ में कभी भी आपके माइंड से ये कहानियां नहीं निकलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आप लोग को स्टोरी बेस पे याद करवा दूंगा। स्टोरी की तरह याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है ना? हाँ, वीरेंद्र घोष और बिपिन चंद्रपाल, बिल्कुल सही आपने कहा। लाल बाल पाल तो बिपिन चंद्रपाल, यह 4 नेता जो थे ना, यह सबसे फेमस थे। किसमें? गरम दल वालों को। अब जो बेचारे अंग्रेज थे, ठीक है, ये जो अंग्रेज है ये काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे कि चलो डांस कर रहे थे। नरम दल वाले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब गरम दल वाले जो कुर्सी टेबल फेंके हैं, अब इनको मजा चखाते हैं। इन लोगों ने क्या किया? सबसे प्रथम बात, बाल गंगाधर तिलक को पकड़े। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक को पकड़ते हैं 1908 में, और इन पे राजद्रोह का मुकदमा चला देते हैं। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में पकड़ के, 1907 के दिसंबर में हुआ था, और फरवरी मार्च में 8 में इनको पकड़ लिया गया और इनको 7 वर्ष का सजा दे दिया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाकर, जबकि गलत था वो। ठीक है ना, तो देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनको पकड़ के 7 वर्षों के लिए सजा दे दिया गया। और इनको कौन से जेल में भेज दिया गया? मांडली जेल में भेज दिया गया। मांडली जेल में। मांडली जेल कहां पर है? बर्मा में है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं 7 साल ये गुजारते हैं, और 7 साल में इन्होंने गीता रहस्य, वहीं पर एक किताब लिखा था, गीता रहस्य नामक जो किताब लिखा था वह मांडली जेल में ही लिखा था। फिर जब ये 7 साल के बाद छूट के आते हैं, तो इनका इसके बाद जो आंदोलन है 1916 में, कौन सा है? होम रूल आंदोलन है, यही है। तो एक तो भाई यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का हो गया। लाला लाजपत राय को उसके बाद पकड़ते हैं 8 में, और इनको भी क्या है? सजा दे देते हैं, यह भी जेल में चले जाते हैं बेचारे। लेकिन सबसे ज्यादा जो कष्टमय जीवन हुआ ना, वो इन दोनों का हुआ। पकड़ते हैं वीरेंद्र घोष को। वीरेंद्र घोष को ये थोड़ा सा अपने आप में ज्यादा ना गरम जोशी वाले थे, और यही रीजन है कि इनको और बिपिन चंद्रपाल को, इन दोनों के साथ बहुत ही बेरहमी से अंग्रेज पेश आए थे। और यही रीजन रहा कि जब यह जेल से निकलते हैं
इतनी ज्यादा इन लोगों की मतलब की बेरहमी से पेश आए थे, कुटाई किए थे अंग्रेज कि जब जेल से निकलते हैं इन दोनों ने अपनी संन्यास का घोषणा कर दिया। इन लोगों ने राजनीति से सीधा क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। और बेचारे एक वीरेंद्र घोष सन्यासी जीवन में आ गए, मतलब कि संत महात्मा के जीवन में आ गए कि अब अंतिम समय है, संत महात्मा वाले लाइफ जीने लगे। और बिपिन चंद्र पाल जो थे वो भारत छोड़ के नेपाल चले गए, नेपाल जाकर बस गए। आप देखना 1907 में दोनों का विभाजन हो रहा है, ठीक है, दोनों का विभाजन हो रहा है, नरम दल और गरम दल। लेकिन ये जो गरम दल वाले थे, गरम दल वालों को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, समाप्त कर दिया। सभी नेता क्या हो गए, जेल में, नहीं तो संन्यास धारण कर लिए। तो कहीं ना कहीं गर्मी रखना क्या है, अंग्रेजों के लिए सही था वह, क्योंकि नरम हो तो मार भी तो नहीं सकते हैं ना। गांधी जी ने तो इसी का प्रयोग किया ना। आप देखना 1931 में जब दांडी मार्च चलाया गया था तो उस समय क्या था, एक लंबी लाइन लगी हुई थी, हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है, और चार अंग्रेज, चार ब्रिटिश जो है वो दरवाजे पे खड़े हैं, डंडा लेकर, रड लेकर खड़े हैं। वहां एक व्यक्ति आता है और अपने सर को झुकाता है, ठीक है ना, और उसके सर पे रड मारा जाता है, सर फट जाता है, चार लोग उठ के उठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जो पिछला व्यक्ति खड़ा है वो फिर आगे आता है, अपने सर को झुकाता है, जैसे कुछ मिल रहा है, कुछ लेने के लिए हम लोग लाइन लगाए रखते हैं, वैसे वो सर पे डंडा खाने के लिए लाइन लगाई थी कि तुम कब तक मारोगे, तभी तो थक जाओगे। और इसके बारे में ब्रिटेन का ही एक पत्रकार है, वो जाकर पत्रकारी मतलब न्यूज़पेपर में डाला हुआ था ब्रिटेन के हेडिंग में। जब लोगों ने वहां पढ़ा तब भारतीयों की सहानुभूति दिया कि इतना अत्याचार अंग्रेज जो उनके ऊपर किए हैं। तो ये नरम दल वालों का था, ठीक है। और इन लोगों का क्या हो गया, विभाजन। जब बाल गंगाधर तिलक निकल के आते हैं तो बाल गंगाधर तिलक को भी पता लग जाता है कि हमसे क्या हुई है, भूल हुई है, और हम लोग जब अलग अलग हो गए हैं। तो 1907 से लेकर 1916 तक कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां या राष्ट्रवादी गतिविधि हुआ ही नहीं है, एकदम शांत पड़ गए हैं लोग। पूरी तरीके से मामला क्या है, ठंडे बस्ते में चला गया है, अंग्रेजों के खिलाफ ही कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक जब निकले तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, बोले कि भाई अध्यक्ष पद पे कोई भी बैठे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मतलब यह है कि नरम दल और गरम दल दोनों मिलकर काम करने चाहिए अंग्रेजों के विरुद्ध में। और वही होता है लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता 1916 का समझौता होता है, और उसमें नरम दल और गरम दल दोनों के दोनों मिलकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे। इसके द्वारा भी मान्यता मिला हुआ था। नहीं, अंग्रेजों को ज्यादा खतरा गरम दल वालों से था ही नहीं, ये बात जान लेना आप। बार बार जब कभी भी मेरी क्लासेज या जब कभी भी कुछ बच्चों का कॉल आता तो बार बार मेरे से बोलते, सर बिहार के बच्चे बोलते, सर ये गधिया क्या किया है, केवल डंडा घुमा देने से हो गया क्या सर, चरखा चलाने से आजादी थोड़ी मिला। एक बात जान लेना, महात्मा गांधी को महात्मा इसीलिए कहा जाता है, कुछ हम लोग इंसान हैं, मैं भी, आप भी, आपसे भी गलतियां होती हैं, मेरे से भी होता है, हर व्यक्ति से गलती होता है, तो 100% सही नहीं है, परफेक्ट। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का ही आदर्श रहा, जिसके कारण एक जो होता है आंदोलन बृहद रूप में उभर पाया। और वही आंदोलन जो बृहद रूप में हुआ ना, वही भारत को आजाद कराने में मदद किया। क्या आप बताइए, ये लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, वीरेंद्र घोष है, बिपिन चंद्र पाल है, गोपाल कृष्ण गोखले है, दादाभाई नौरोजी है, किसी भी नेता को आप जब लेते हो या अपने क्षेत्र में सबसे बड़े वकीलों में से एक थे। और आपको इस बात को भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसकी जो मीटिंग होती थी ना, यह मीटिंग हिंदी में नहीं होता था, इंग्लिश में होता था। अब बताइएगा अपने मन से सोचकर, ठीक है ना, अपने मन से सोच के बताइएगा कि अगर आईएनसी की मीटिंग किसमें हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, तो क्या आम जनता, आम व्यक्ति जाकर आईएनसी की मीटिंग को ज्वाइन कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी वर्ग होंगे वही तो कर पाएंगे ना। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जब एक बार जा रहे थे अकेले, कहीं यात्रा पे निकले थे, तो इनके पीछे 60 इनके नौकर चाकर थे, मतलब एक व्यक्ति पे 60 नौकर लेकर वो कहीं यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अब बताइए क्या यह आम लोगों के से जुड़ पाएंगे? नेता तो बहुत बड़े थे, ज्ञान तो बहुत ज्यादा था, लेकिन आम लोगों से इनका क्या था, कनेक्टिविटी नहीं था, आम लोगों से दिल से जुड़ाव नहीं था। और वहीं पे आते हैं, ठीक है, वहीं पे आते हैं मिस्टर परफेक्ट, ठीक है ना, कौन से, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब आए तो यह साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करके आए थे, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों की हर एक नीतियों को तोड़ के आए थे, समझ के आए थे इनको कैसे झुकाया जा सकता है। जब भारत में आते हैं तो भारत में देखते हैं कि आम जनता तो जुड़ी ही नहीं है, तो फिर उन्होंने, आपने देखा होगा 2 सालों तक महात्मा गांधी के द्वारा, हाँ, महात्मा गांधी के द्वारा पूरा भारत भ्रमण किया गया था, भारत का भ्रमण किया गया था। भारत का भ्रमण इसीलिए उन्होंने किया कि भारत को समझने के लिए, भारत को जानने के लिए उन्होंने क्या किया था, भारत का भ्रमण किया था। और जब उनको लग गया कि भारत का मतलब कि उसी समय आंदोलन सफल हो सकता है जब किसान वर्ग, जब आम लोग आंदोलन के साथ जुड़े, इन्होंने क्या किया, आम भाषा में, इंग्लिश का कभी ज्यादा प्रयोग करते थे क्या, नहीं, इनका जो लैंग्वेज होता था ना वो बहुत सिंपल लैंग्वेज होता था, जो आम जनता समझ जाती थी। और दूसरी बात ये था कि उनकी वेशभूषा देखिए, एक धोती पहना करते थे, फकीरी जीवन जो जीते थे, ठीक है। मतलब लोगों को ये लगता है कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को जो पराजित करके आया है और वो हम ही लोग जैसा दिखता है, हम ही लोग जैसा उसका ड्रेसअप है, तो वो लोग उम्र पड़ते और उनको अपना मान लेते, वो किसानों के घर में बैठते, उनके घर का खाना खाते, पानी पीते, तो उनको ये लगता है कि ये तो हम ही लोगों के साथ है और हम ही लोगों की बात कर रहा है, तो चलो इसकी बातों पे हम लोग खड़े रहते हैं। इसीलिए उनका आंदोलन सबसे बड़ा बृहद आंदोलन बना हुआ था। आपको इस बात को जानकर भी आश्चर्य होगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और भारत में 1940 में भयंकर अकाल जो पड़ गया था, मतलब उस अकाल में लाखों लोग मारे गए थे, 12 से 16 लाख लोग मरे थे उस अकाल में। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो आप इस बात से समझो कि 12 से 16 लाख लोग मर रहे हैं। और भारत सचिव जब जाता है, पहुंचता है चर्चिल के पास, जब वहां पे पीएम था, ब्रिटेन का जो पीएम था चर्चिल, तो चर्चिल के पास जब पहुंचता है तो चर्चिल से बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए भारत के लिए, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा लोग, 16 लाख के करीब में लोग मर चुके हैं। तो चर्चिल का पता है जवाब क्या था, गांधी का मरा कि नहीं मरा, मतलब 16 लाख लोग मरे हैं उससे उसको मतलब नहीं था, उसको मतलब यह था कि गांधी मरा कि नहीं मरा। इतना ज्यादा चर्चिल, वहां के पीएम भी डरता था गांधी से। और क्यों डरता था, शरीर पतला होने के कारण नहीं, क्योंकि इसके पीछे लाखों लोग खड़े थे, एक आवाज पे लाखों लोग मरने के लिए तैयार थे, और इस शक्ति के कारण चर्चिल या कोई दूसरा देश डरता था। अफ्रीका जब गए तब भारत में अंग्रेज थे ना, ये अफ्रीका में कैसे चले गए, यहाँ तो अत्याचार हो रहा था ना। महेश जी यहाँ अफ्रीका में गए थे, उस समय नए नए थे, वहां पे अफ्रीका गए थे, एलएलबी किए हुए थे, तो एलएलबी करने का प्रैक्टिस करने वहां गए हुए थे, वहां पर एक केस लड़ने गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए थे, वो केस लड़ने गए थे, लेकिन जब वहां की परिस्थितियों को उन्होंने देखा तो उन परिस्थितियों के खिलाफ हो गए। तो हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग आगे देखते हैं किसके बारे में, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। हाँ, 93 में, हाँ कब गए, 93 में 3 घटनाएं होती है, सॉरी 1893 में 3 घटनाओं को आप लोग याद रख लेना। एक घटना कौन सी है, महात्मा गांधी अफ्रीका जा रहे हैं। दूसरी घटना कौन सी है, तो स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, उसी समय सम्मेलन हुआ था 93 में। और तीसरी घटना कौन सी है,
तो 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? जल्दी बताइएगा, 1917 में कौन बनी थी? ना बताए तो अभी जस्ट पीटूंगा जी। तो उनका क्या है? भारत आगमन होता है एनी बेसेंट का। बस यही 3 घटना 1893 का याद रखना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में कौन कौन सा कांड हुआ था, कौन कौन से पॉइंट्स था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय अगर देखा जाए, एनी बेसेंट वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। तो इनके समय में अगर हम लोग देखते हैं तो एक पॉइंट हम लोग को याद आता है 1911 का। 1911 में तो हम लोग यह भी देखते हैं कि 5वीं की जनगणना हो रही है, ठीक है ना? 5वीं जनगणना होती है 1911 में, 5वीं जनगणना होती है। और दूसरा पॉइंट हम लोग यह भी देखते हैं कि 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार लगता है। तीसरा दिल्ली दरबार लगता है। जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा हुआ था, इसमें राजा कौन सा है? जॉर्ज फिफ्थ। कौन सा रहता है? जॉर्ज फिफ्थ। इसी के राज्याभिषेक यहां किया गया था और इसी में दिल्ली दरबार में ही जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया। और इसी दरबार में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। पहले कौन सी राजधानी थी? कलकत्ता। और अब दिल्ली को क्या बना दिया गया? राजधानी बनाया गया इसी में, दिल्ली दरबार में, ठीक है। 1912 में अगर देखा जाए, 1912 में इसी समय 1912 ईस्वी में कुछ कहानी इसके बारे में भी है। तो राजधानी बनाने की घोषणा किया गया था 11 में, और 1912 में राजधानी अब किसको बना दिया गया? परिवर्तित किसको कर दिया गया? दिल्ली को कर दिया गया। तो कभी भी पूछा जाए दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब किया गया, तो 1911 में किया गया, तीसरा दिल्ली दरबार में किया गया था। और यह पूछा जाए कि दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया, तो 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था, ठीक है ना। इसी समय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1912 ईस्वी में किया गया था, ये टोटल। फिर हम लोग देखते हैं इसके समय में 1915 में 2 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। एक मृत्यु हो रहा है गोपाल कृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले, यह महात्मा गांधी के गुरु थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरी मृत्यु होती है फिरोज शाह मेहता। इन दोनों लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, इन दोनों लोगों की मृत्यु कब हो रही है? तो आपके 1915 ईस्वी में हो जा रहा है। और इन्हीं के समय में 1916 ईस्वी में बनारसी में बीएचयू का स्थापना किया गया, ठीक है ना। बीएचयू का क्या किया गया? 1916 में बनारसी में स्थापना कर दिया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए, ये सभी के सभी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का एक पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना। जितना भी मैंने क्लासेस लिया हुआ है उन क्लासेस में मैंने सन ये बताया है कि कब से कब तक हुए हैं, या सन और नाम आप लोग क्रमबद्ध तरीके से एक बार रट्टा जरूर मारे रहना, बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने खुद मारा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं कि चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर ये रेक्टिफिकेशन है, अगर ये नाम आप लोगों को कुछ नहीं, बस से 1 से 2 बार अगर आप नाम देखोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे कि जब कोई घटना पढ़ोगे कि अच्छा 1908 की घटना है तो उस समय वायसराय कौन था, अब अच्छा मिंटो द्वितीय था, अच्छा हाँ। 1906 तक कौन था, तो 1905 तक कौन था, तो 1905 तक आपके चर्चिल था। इस प्रकार से अगर आप याद करते हो, चर्चिल हो गया, मिंटो द्वितीय हो गया, हार्डिंग द्वितीय हो गया, चेम्सफोर्ड हो गया, रीडिंग हो गया, इरविन हो गया, विलिंगटन हो गया, और विलिंगटन के बाद लिनलिथगो हो गया, और उसके बाद बेबल का हो गया, और ठीक है ना, माउंटबेटन योजना वाला आ गया। हम रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन इसके लिए पड़ेगा, ये नाम है, नाम को याद करना पड़ेगा। तो नाम बस आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आगे का सारी चीज आप लोग को याद रहेगा। ये टोटल पॉइंट्स इसके बारे में रहा हार्डिंग द्वितीय का। आप लोगों को बहुत क्लासेस पे लेना है, और आप देखना जब वो सारी क्लासेस कंप्लीट होगा तो हिस्ट्री से, इतिहास से आप लोग को प्रेम हो जाएगा। यहां हम लोग देखते हैं क्या, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में देखते हैं। क्या नाम है इसका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा नाम है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड को देखते हैं। अगर हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड को देखें तो 1915 में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को स्वदेश वापसी हुआ था, ठीक है। ये भारत में है, वापस आ जा रहे हैं। यहीं पर अगर देखा जाए होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो जा रहा है 1916 में। देखा जाए तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो जा रहा है 1916 में। देखा जाए तो लखनऊ सत्र होता है, अधिवेशन, और इसमें कांग्रेस के दोनों का दल का, यानी कि ये कहानी मैंने बता दिया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट वे में कर दिया, नरम दल और गरम दल, या दोनों के दोनों दल क्या है? मिल जाते हैं। तो दोनों के दोनों दलों का यहाँ पर क्या हो जा रहा है? मिलान हो जा रहा है। कुछ बातें मैं लिख के आप लोगों को समझा दे रहा हूं। यहाँ पर 1917 में क्या हुआ? 1917 में सैडलर आयोग, 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। और ये जो सैडलर आयोग का गठन किया गया था, यह सैडलर आयोग का गठन क्यों किया गया था, किसके लिए किया गया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था जी। 1919 ही है जब काला कानून पारित किया गया, और उसको क्या बोला गया? रॉलेट एक्ट। या कौन सा रहा? काला कानून जिसे कहा जाता है। तो काला कानून पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था, जिसको हम लोग इतिहास वाले पाठ जब हम लोग पढ़ेंगे इसकी सारी की सारी कहानियों को देखेंगे। इन्हीं का समय है। रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही हम लोग को पता है कि 13 अप्रैल 1919 में कौन सा कांड हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, 1910 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक जितनी भी घटनाएं हैं, कहानियां हैं, उसको हम लोग इतिहास के पन्नों में करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? तो चेम्सफोर्ड के बारे में देख रहे हैं। और यही रीजन है कि चेम्सफोर्ड के बारे में जो घटनाएं हुई थी उस पर मैं एक बार नजर आप लोग डलवा रहा हूँ, ठीक है। 1919 में मानचेस्टर चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? तो संवैधानिक सुधार अधिनियम कहा जाता है। सुधार अधिनियम, जिसको हम लोग मानचेस्टर चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या अंतर था, अगर हम लोग देखें इसमें क्या अंतर था, तो इसमें 1 जनवरी यह लागू कब किया गया? यह लागू किया गया 1 जनवरी
1 जनवरी 1921 को इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसी के द्वारा सबसे प्रथम बार प्रांतों में, पहले केंद्र में 1909 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। और यही है मान टेस्ट टू चेंज कोड योजना। और इसके द्वारा क्या किया गया, तो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया जाता है। और इसी के समय में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ये आंदोलन क्या था, आंदोलन किस प्रकार से था, इसके बारे में हम लोग आंदोलन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कहानी आज की क्लास की हुई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लास ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज जाने से पहले जो आप लोगों को लाइक वाला बटन मिलेगा उसको आप लोग लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेते हुए एक कोड का यूज जरूर कीजिएगा पीके10। इसके साथ आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरे साथ जुड़ने का मौका भी मिलेगा। और हम लोग मिलते हैं 2 पीएम में। 2 पीएम में हम लोग की क्लास कौन सी है, आधुनिक भारत की। जो आधुनिक भारत की क्लास चल रही है मेंस लेवल पे, तो ये आधुनिक भारत की क्लास हम लोग मेंस लेवल पे YouTube पे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए और लाइक करने के लिए मैं बोल दे रहा हूं, थैंक यू, धन्यवाद। और हम लोग मिलेंगे आधुनिक भारत के लिए कल यहीं पे मेंस लेवल के लिए YouTube पे हम लोग। और 5 पीएम में बिहार से है क्या, मेरी मामी कहती है जब मैं कोई काम नहीं करता पिटाई करूंगी।